हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइब्रेरी क्लासेस 2.0। यहाँ पर हम लेकर आए हैं DLS 01 की क्लासेस 2। तो इसमें हम आपको यूनिट 2 कवर करवाएंगे, जिसमें होंगे थ्योरी नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले होंगे क्वेश्चन। 99% चांस है क्वेश्चन के आने के, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करवाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से यूनिट भी बहुत ज़्यादा है, 15 यूनिट है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, हमने वही क्वेश्चन लिए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 2 अंकन, आवश्यकता, उद्देश्य, प्रकार, कार्य एवं गुण। तो इसमें विषय प्रवेश। पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन, गणित या रसायन शास्त्र में विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जैसे विराम चिन्ह, परसेंटेज, प्लस, H2O, ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय वर्गीकरण में विभिन्न विषयों और वर्गों को दर्शाने के लिए कृत्रिम प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अंकन या नेशन कहते हैं। यानी कि विषय प्रवेश में बता रहे हैं कि जिस प्रकार हम दैनिक जीवन में गणित या साइंस शास्त्र के विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जैसे विराम चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, उसी प्रकार पुस्तकालय वर्गीकरण में विभिन्न विषयों को वर्गों को दर्शाने के लिए उन्हें कृत्रिम प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, यानी कि उन्हें भी किसी चिन्ह द्वारा, कृत्रिम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अंकन का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ, प्राकृतिक भाषा के शब्दों जैसे अर्थशास्त्र, भौतिकी को कृत्रिम प्रतीकों या अंकों की परिभाषा में बदलने की प्रक्रिया को अंकन कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र के लिए कोलन क्लासिफिकेशन CC जो डॉक्टर रंगनाथन ने दी थी, और DLIS 02 जो आपके प्रैक्टिकल हो गए, उसमें उसका सबसे उसी पर आधारित है। आपको एक कोलन क्लासिफिकेशन की बुक लेके आनी है, उसमें से कोड बनाए जाएंगे। वैसे अगर आप अभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना हार्ड होगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आसान है कोलन क्लासिफिकेशन कोड बनाना। चलिए शुरू करते हैं। CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में एक्स और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC, ये डेविड डेसिमल द्वारा दी गई है DDC। इसमें 330 अंकन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अर्थशास्त्र विषय है उसे कोलन क्लासिफिकेशन में एक्स द्वारा दर्शाया जाता है, एवं DDC में 330 द्वारा दर्शाया अंकन का प्रयोग किया जाता है इसे दर्शाने के लिए। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार किसी वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक अंकों की व्यवस्था को अंकन कहते हैं। मार्गरेट मान के अनुसार वर्गों तथा उनके उपविभागों के लिए प्रयोग में लाई गई प्रतीकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। अंकन का आधार। अंकन के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रतीकों और चिन्हों का आधार चुना जाता है। हिंदी अरबी अंक 1 से 9 तथा 0, ये हिंदी अरबी अंक है 1 से 9 तथा 0। रोमन अंक बड़े अक्षर A से Z, रोमन छोटे अंक A से Z, A से छोटे Z। ग्रीक अक्षर जैसे डेल्टा। विराम चिन्ह जैसे कोमा, सेमीकोलन, बिंदु, कोलन आदि। अभी जो आप ये कोमा है, सेमीकोलन है, बिंदु है, कोलन है, ये जो रंगनाथन ने 5 सूत्र दिए थे, PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी, स्पेस, टाइम, उसमें लगेंगे। जैसे कि कोमा पर्सनैलिटी का जो योजक चिन्ह है वो कोमा है, और मैटर का जो योजक चिन्ह है वो सेमीकोलन है, और स्पेस का जो है एनर्जी का जो है वो बिंदु है, स्पेस का है वो कोलन है। गणितीय चिन्ह जैसे प्लस, माइनस आदि। अंकन के प्रकार। अंकन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन, यानी कि मिक्स्ड और शुद्ध प्योर। विवरण। जब वर्गीकरण पद्धति में केवल एक ही जाति के अंकों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे शुद्ध अंकन कहते हैं, क्योंकि DDC शुद्ध अंकन है। इसमें सिर्फ रोमन अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 से 9 व 0। इसमें मुख्य रूप से केवल हिंदू अरबी अंकों 0 से 9 का प्रयोग होता है। और मिक्स्ड अंकन, जब वर्गीकरण में एक से अधिक जाति के प्रतीकों, अंक, अंक चिन्हों का मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसमें PMEST कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST का प्रयोग होता है, जिसमें अलग अलग चिन्ह दिए होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी का कोमा हो गया, और स्पेस का एनर्जी का कोमा बिंदु हो गया,
तो उनमें अलग अलग अंक अक्सर अंक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो मिश्रित अंकन कहते हैं। इसमें रोमन अक्षर, अरबी अंक और विराम चिन्ह जैसे उपयोग होते हैं। अंकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य। सहायक अनुक्रम बनाए रखना, वर्णानुक्रम। सहायक अनुक्रम बनाए रखना, हम देखो वर्णानुक्रम में पुस्तकें रखने में एक ही विषय की पुस्तकें बिखर जाती है, जैसे भौतिकी, भय और उष्मा पर। अंकन इस बिखराव को रोकता है और संबंधित विषयों को एक ही साथ रखता है। नियत स्थान प्रदान करना, अनुसूची के प्रत्येक पद को एक स्थिर और निश्चित अंक देता है। नवीन विषयों को स्थान देना, यानी कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसे भंग किए बगैर जो नए विषय आते हैं उन्हें स्थान दिया जा सकता है। यांत्रिक व्यवस्था, पुस्तकों को अलमारी में व्यवस्थित करने और वापस उसी स्थान पर रखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अंकन के कार्य। स्थान निर्धारण, यह निधानियों पर पुस्तकों का स्थान यंत्रवत निर्धारित करता है। क्रम प्रदर्शन, यह समक्ष और अधीनस्थ वर्गों को पदानुक्रम को प्रदर्शित करता है। स्मृति सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष को महत्वपूर्ण वर्गांक याद रखने में मदद करता है। निर्गम आगम में सहायक, पुस्तकों को उधार देने और जमा करने की प्रक्रिया में वर्गांक निर्गम प्रतीक का कार्य करता है। अच्छे अंकन के गुण। अभी चलो दोस्तों हम देखते हैं अच्छे अंकन के जो गुण हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप याद रखिए। अच्छे अंकन इसमें पूछा जाएगा कि अच्छे अंकन के गुण बताइए। चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्तता, अंकन जितना छोटा होगा उसे याद रखना और लिखना उतना ही आसान होगा। यानी कि जो अंकन है वो जितना छोटा होगा उसे याद रखना और लिखना उतना ही आसान होगा, क्योंकि जब बड़ा अंकन होगा तो उसे लिखना भी कठिन होगा और याद करना तो उससे भी कठिन होगा। तो इसे सरलता, यानी कि अंकन ऐसा हो जिसका उच्चारण और अनुक्रम आसानी से समझा जा सके। यानी कि अंकन ऐसा होना चाहिए जिसका उच्चारण और उसका जो अनुक्रम है वो, यानी कि जो उसका क्रम है उसे आसानी से समझा जा सके, जैसे कि 1 2 3 या ABC। वर्धनशीलता, इसमें नए विषयों को अपने अंदर समाहित करने की असीमित क्षमता होनी चाहिए। यानी कि पुरानी जो व्यवस्था है उसे भंग किए बगैर उसमें नए विषय को समाहित करने की असीमित क्षमता, यानी कि बहुत सारी क्षमता होनी चाहिए। स्मरणशीलता, समान विचारों के लिए सभी स्थानों पर एक ही अंक का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सीसी में भारत के लिए हमेशा 44 का प्रयोग किया जाता है। देखिए सीसी में जो स्पेस है अलग अलग होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का अलग है, कनाडा का अलग है। उसी प्रकार भारत का जो अंक है वो 40 है। जिस प्रकार दिल्ली के लिए पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली के में भी 44 है। 44 आने का मतलब है कि ये दिल्ली है वो भारत में स्थित है। यानी कि जैसे राजस्थान आ जाए तो राजस्थान में भी 44 आएगा, और राजस्थान का अलग से कोड होगा, पर ये इंडिया का कोड होगा 44 में, क्योंकि राजस्थान इंडिया में है इसलिए। देखिए संश्लेषणात्मकता, विषय के विभिन्न पक्षों के अंकों को आपस में जोड़ने की क्षमता। अभिव्यंजकता, अंकन को देखकर ही समझ आ जाए कि कौन सा वर्ग किस प्रधान वर्ग के अधीन है। जैसे x 722, x 723 वर्ग x 772 के अधीन दिखाई देते हैं। अब x का आपको बताया था पीछे, x अर्थशास्त्र है, उसका कोड x है। ये 722 723 और 72 ये उसके अंदर जो लिखे गए हैं उसके कोड हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। अति लघुत्मक प्रश्न, ये छोटे प्रश्न हैं, और छोटे प्रश्न में आपको हर बार बोलती हूँ कि छोटे प्रश्न आपको करने ही करने, उसमें अनिवार्य है। बड़े वाले क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन करने होंगे। उसमें दिया भी होगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करो, लेकिन अति लघुत्मक में दिया होगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो आपको जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको स्कोर भी ज़्यादा करवाते हैं, तो अभी छोटे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अंकन में आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्राकृतिक भाषा के शब्दों का वर्गांक को व्यक्त करने के लिए उपयोग लिए जाने वाले क्रमक सूचक कृत्रिम प्रतीकों या चिन्हों की व्यवस्था को अंकन कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अंकन से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक भाषा के जो शब्द हैं या वर्गों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में जो क्रम सूचक कृत्रिम प्रतीकों या चिन्हों की व्यवस्था है, उन्हें जो वर्गों में व्यवस्थित करने के लिए जो कृत्रिम प्रतीकों या चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे अंकन कहते हैं। शुद्ध अंकन,
यानी कि प्योर नेशन, और मिश्रित अंकन का एक एक उदाहरण दीजिए। मैंने आपको अभी बताया भी था डीडीसी तो आता है शुद्ध अंकन में यानी कि प्योर नेशन में, और जो मिश्रित अंकन है उसमें द्वि बिंदु वर्गीकरण यानी कि सीसी कोलन क्लासिफिकेशन आता है। द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि जो डॉक्टर रंगनाथन ने दी थी कोलन क्लासिफिकेशन, तो वो मिश्रित अंकन है क्योंकि इसमें रोमन अंक में आते हैं और ABCD भी आती है, वो उसमें जो विराम चिन्ह है वो बिंदु सभी आ जाते हैं। अब अच्छे अंकन के कोई तीन मुख्य गुण देखिए। अच्छे अंकन के कोई तीन मुख्य गुण है: संक्षिप्तता, सरलता, वर्धनशीलता यानी कि विस्तारशीलता। वर्धनशीलता यानी कि जो बढ़ते रहते हैं, विस्तार होता रहता है। हम लोग उत्तरात्मक के प्रश्न पढ़ते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन की आवश्यकता क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। यानी कि पुस्तकालय जो वर्गीकरण है उसमें अंकन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, यदि पुस्तकों को प्राकृतिक भाषा के नियमों के वर्णानुक्रम में रखा जाए तो एक ही विषय के विभिन्न अंक अलग अलग अक्षरों पर बिखर जाएंगे। इसके अलावा शब्दों के पर्यायवाची शब्द और बहुअर्थी शब्द भी भ्रम पैदा करते हैं। इन सभी कठिनाइयों से बचने, विषयों को एक तार्किक सहायता अनुक्रम में सजाने और पुस्तकालय अलमारियों पर पुस्तकों को स्थान यंत्रवत निश्चित करने के लिए अंकन की नितांत आवश्यकता थी। यानी कि जो पुस्तक है उनको प्राकृतिक भाषा के नामों के वर्णानुक्रम में रखा जाए तो एक विषय के विभिन्न अलग अलग अक्षरों पर बिखर जाएंगे। यानी कि जैसे भौतिकी में भी, अर्थशास्त्र में भी, उनके भी जो ये बड़े विषय, इनमें भी और विषय उपविषय मिल जाएंगे, उनके उपविषयों के और विषय मिल जाएंगे, तो उन अक्षरों में बिखर जाएंगे। इसके अलावा शब्दों के पर्यायवाची शब्द और बहुअर्थी शब्द भी भ्रम पैदा कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक ही शब्द के और जैसे आँख का नए तो लक्षण चक्षु होता है, अलग अलग हो जाता है, तो वो कोड एक अंकन वर्गीकरण यानी कि विषय को ढूंढने में जो भ्रम पैदा कर देते हैं। इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए विषयों का एक तार्किक सहायक अनुक्रम सजाने के लिए पुस्तकालय अलमारियों पर पुस्तकों का स्थान निश्चित करने के लिए अंकन की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि अंकन करने से उनमें एक अलग कोड मिल जाता है जिससे वो वस्तुएं उनका स्थायी हो जाता है, उनमें बदलने का कोई भी विरोध नहीं रहता। अंकन के प्रमुख कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। अंकन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यह वर्णानुक्रम सूचियों को व्यवस्थित वर्गीकृत अनुक्रम में जोड़ने का कार्य करता है। अलमारियों पर पुस्तकों के क्रम को यांत्रिक बनाता है जिससे पुस्तकें आसानी से खोजी और वापस रखी जा सकती है। क्योंकि अंकन देने से अलमारी में जो पुस्तकें हैं उनको क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है और उनमें जो पुस्तक है उन्हें ढूंढने में आसानी होती है और वापस रखने में आसानी होती है। यह ज्ञान जगत के समक्ष और अधीनस्थ वर्गों के संबंधों और उनके पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यानी कि जो अंकन है यह ज्ञान जगत के समक्ष और अधीनस्थ वर्गों को संबंधों को उनके पदानुक्रम में व्यवस्थित स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यह समृद्धि सहायक युक्ति के रूप में पुस्तकालय अध्यक्षों को वर्गात याद रखने में सहायता देता है। जैसे किसी पुस्तक को कोड दिया जाता है तो वह याद रखने में सहायक होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेस में जो भारत का जो कोड है वो 44 है, तो ये भी हमें याद है। और अभी हमें भारत का भूगोल पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए तो हम जैसे भारत की अर्थशास्त्र की जो पुस्तक पूछी जाए तो हम X44 इसका कोड होगा कि अर्थशास्त्र को X कहते हैं और भारत का जो कोड है वो 44 है, तो उसे ढूंढने में आसानी होती है, वो स्थायी है। दीर्घात्मक प्रश्न पढ़ते हैं। अंकन को परिभाषित कीजिए तथा एक आदर्श और अच्छे अंकन के गुणों को विस्तार से लिखिए। मैंने आपको बोला था कि आदर्श और अच्छे अंकन के गुणों का क्वेश्चन आता है बड़ा और आएगा भी इस बार, आप 100% इसे याद करके जाएं। चलिए उत्तर देखें। विभिन्न विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण पद्धति में वर्गों को उनके उपविभागों को दर्शाने के लिए अपनाई गई क्रम सूचक प्रतीकों की श्रृंखला को अंकन कहते हैं। यह वैचारिक धरातल को आंकिक धरातल पर प्रस्तुत करने के लिए कृत्रिम भाषा है। यानी कि वैचारिक धरातल है उनको आंकिक धरातल में प्रस्तुत करने की कृत्रिम भाषा है अंकन। अच्छे अंकन के गुण देखते हैं। संक्षिप्तता, यानी कि वर्गांक जितना छोटा होगा पाठक और कर्मचारियों के लिए उतना ही सुविधाजनक होगा। यानी कि अगर कोड छोटा होगा तो पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक के लिए उसे छोटे वर्गांक को ढूंढ पाना और उन छोटे वर्गांक की बुक को वापस वही अलमारी के शेल्फ में रखने के लिए ज़्यादा वर्गांक में रखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मिश्रित अंकन का आधार विस्तृत होने के कारण इसके वर्गांक छोटे बनते हैं। सरलता, यानी कि अंकन में प्रयुक्त प्रतीक ऐसे होने चाहिए जिनका क्रम सबको पता हो, जैसे 1, 2, 3 या ABC। ऐसे प्रतीकों से बचना चाहिए जो आपस में भ्रम पैदा करें, जैसे शून्य और अंग्रेजी का अक्षर और।
ये भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जीरो और ओ में ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ जीरो को हम ऐसे और ओ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, उन्हें एक ही कोड से देख सकते हैं, क्योंकि ये भ्रम पैदा कर सकते हैं। जैसे 1 और 7 इन्हें तो हम अलग अलग देख सकते हैं, पर जीरो और ओ हमें लगभग ये समान से ही प्रदर्शित होते हैं, तो ये भ्रम के पैदा कर सकते हैं। देखते हैं वर्धनशीलता। वर्धनशीलता ज्ञान निरंतर विकासशील है। अच्छे अंकन का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह बिना पुरानी व्यवस्था को तोड़े नए विषयों को बीच में या अंत में आसानी से समाजित कर सकता है। यानी कि अंकन है वो जो पुराने जो विषय है जिन्हें कोड दिया गया है उन्हें बिना किसी नुकसान पहुँचाए या बिना बिना पुरानी व्यवस्था को तोड़े नए विषयों के बीच में या अंत में आसानी से समायोजित कर सकता है। स्मरणशीलता अंकन में स्मृति सहायक गुणों का होना आवश्यक है। अब जब एक ही प्रकार के विचारों के लिए हर जगह एक ही अंक का प्रयोग होता है तो वह याद रखने में सरल हो जाता है। अभिव्यंजकता अंकन के ढांचे से ही यह प्रदर्शित होना चाहिए कि कोई उपवर्ग अपने मुख्य वर्ग से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसका स्तर क्या है। अंकन के ढांचे से ही यह प्रदर्शित होना चाहिए कि कोई उपवर्ग अपने मुख्य वर्ग से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और उसका स्तर क्या है। तो दोस्तों आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है और इसमें थ्योरी भी आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कुछ हम जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके चल जाए तो इससे हमारी यूनिट ही कंप्लीट नहीं होगी और आप इन्हीं के बीच रह जाएंगे। ये यूनिट जो यूनिट 2 और यूनिट 1 मैंने आपको कहा है इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिखवाए हैं। ऐसे ही सारे लिखे हैं कोई अच्छी बात नहीं है। आप फिर सारे क्वेश्चन पढ़ोगे और याद भी नहीं हो पाएंगे और आप भूल भी जाओगे एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आप उतना ही पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आप सारे क्वेश्चन पढ़ दोगे और जब आप क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में बैठोगे आंसर लिखोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए आप वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने के 99% चांस और एग्ज़ाम में आएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं ये एग्ज़ाम में आएंगे और ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना अंकन को परिभाषित कीजिए तथा एक आदर्श वाच्य अंकन के गुणों की सुविस्तार व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए आएंगे 100%। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आप इसे लिख लो। और तो दोस्तों आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको आगे यूनिट 3 की वीडियो चाहिए और ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे और इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों की PDF मिल जाएंगी। और आगे आने वाली यूनिट अभी आपकी जो 15 यूनिट है उन सभी 15 यूनिट यानी कि 2 यूनिट की हो गई है। जो कि 13 यूनिट है उनकी भी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो आप कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।